अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपके सामने मौजूद और मेरे साथ आज पहली बार मेरे व्लॉग में मौजूद हैं जनाब इंतहाई मोहतरम काबिल एहतराम अदील सरफराज साहब। और आजकल इनकी जो आप ख़ुद भी वीडियोस देखते होंगे, इनके अपने जो व्लॉग्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट और उसके अंदर जो जुडिशल पॉलिटिक्स अब बदकिस्मती से एक उन्वान बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की पहचान बन चुकी है। आज का अखबार भी अगर आप देखें तो ट्रिब्यून में उसमें आर्टिकल छपा हुआ है कि क्या जुडिशल पॉलिटिक्स सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की जो रेप्यूटेशन है उसको भी वो नुकसान पहुँचा रही है। और इस तरह की चीज़ें आए रोज़ हम अखबारात में देखते हैं। गुज़श्ता दिनों भी एक स्टोरी आपके सामने अंसार अब्बासी साहब का तजिया भी रखा था, इसी तरह का था वो जो जुडिशल पॉलिटिक्स की निशानदेही करता था। और फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जिस दिन भी इजलास होता है और उसके बाद जिस तरह की कहानियाँ सामने आती हैं और जिस तरह के उसके बाद काज लिस्टें सामने आती हैं, उनको देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होता कि जुडिशल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं तो है। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि 2-1 से फैसला हुआ कि अरशद शरीफ केस का जो है वो 5 रुकनी बेंच बनना है। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने इख्तलाफ किया और उससे ये हिंट भी हमें मिलता है कि जो पहले रजिस्ट्रार ऑफिस ने 3 रुकनी बेंच के सामने इस केस को फिक्स कर दिया था गुज़श्ता हफ्ते, उसमें भी कहीं ना कहीं गालिबन चीफ जस्टिस साहब की रजामंदी शामिल हो सकती है। क्योंकि कल जब कमेटी में भी उन्होंने 3 रुकनी पर इंसिस्ट किया तो इसका मतलब यह है कि वो चाहते ही 3 रुकनी थे और इसीलिए ये केस 3 रुकनी बेंच के सामने लग गया था। हालांकि माजी में 5 रुकनी बेंच के पास रह चुका था। ये इशूज़ हैं। उसके अलावा आइंदा हफ्ते कुछ साफ़ियों से जुड़े भी अहम मुकदमात की समाअत होने वाली है, जबकि शरीयत अपीलेट बेंच भी बैठेगा। उसके पास कौन कौन से केसेस हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अदील सरफराज साहब के साथ। सब पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपना वक्त हमारे लिए वक्फ़ किया। सबसे पहले ये बताएं, जुडिशल पॉलिटिक्स अब क्यों हो रही है? सर मेरा ख्याल है जुडिशल पॉलिटिक्स तो हमेशा से ही हो रही है, मगर अब ज़रा ज़ोर पकड़ गई है। आपको मालूम है जस्टिस उमर बंदयाल जब चीफ़ जस्टिस थे और अब जो हाल ही में हम जुडिशल पॉलिटिक्स को या जुडिशल एक्टिविज़म को ज़ेर बहस लेकर आ रहे हैं, इसके आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं एक तवील अरसा से। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, उसके बाद से जो जजेस के इख्तलाफात हैं वो भी खुलकर सामने आए। पहले भी होते थे, खतूत पहले भी लिखे जाते थे, आज दूसरे एंड पर मौजूद हैं जो खतूत लिखते थे, आज वसूल करते हैं। मगर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, आपको मालूम है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने ना सिर्फ उस पर अपना इख्तिलाफ राय किया, बल्कि बरमला तौर पर किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया एज़ सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और फिर हमने देखा उस वक्त की PDM हुकूमत को मजबूत किया गया, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली। बहुत से लोग तो ये तस्लीम करते हैं, बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि इंटेंशनली उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने उस वक्त की हुकूमत को मजबूत किया और अपनी सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया था। और आज ये उसी का शाखसाना है जो हम आज देख रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसमें 3 रुकनी कमेटी है। गुज़िश्ता कमेटी के इजलास में आपको मालूम है पहली दफ़ा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अक़लियत में गए, माइनॉरिटी में गए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय प्रीवेल कर गई। मेरा ख्याल है इसमें 2 डायरेक्शन हो सकती हैं। एक तो ये कि उन्होंने उस वक्त की गवर्नमेंट को, PDM को मजबूत किया। दूसरा ये हो सकता है कि उस वक्त वो नए आए थे और उन्होंने चूँकि एक सिलसिला चल रहा था चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के साथ उनका, और बंदयाल साहब ने उस एक्ट को चूँकि मुअत्तल किया हुआ था, तो उन्होंने आके एक तासुर देना था कि जी मैं बंदयाल नहीं हूँ, कम अज़ कम मैं डेमोक्रेसी पर यकीन रखता हूँ और मुझे कोई मसला नहीं है यार बाकी जजेस भी अगर कमेटी में बैठे और वो फैसला करें। लेकिन अब मसला हो रहा है। सर डेमोक्रेसी पे बिलीव आप करें, बहुत अच्छी बात है। आप जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, जो मुल्क की डेमोक्रेसी है, वो मेरे ख्याल से आपकी सुप्रीम कोर्ट की डेमोक्रेसी से बहुत बड़ी है। उसको आप अगर दफन कर लें एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए और फिर उसके ऊपर डट जाएं कि हमारा फ़ैसला तो दुरुस्त है, इलेक्शन कमीशन अगर उसको नहीं समझ सका तो हम क्या कह सकते हैं, तो वो मेरा ख्याल है अब यहाँ पर अगर जमहूरियत आप लेकर आ भी जाएँ तो जो नुकसान आपने मुल्क का कर दिया है मेरी दानिस्त में, मेरी नाकिस राय में, वो उससे बहुत बड़ा है। जो बात यहाँ पर की जाती है कि हम जमहूरियत लेकर आए हैं, सर यहाँ पर भी जमहूरियत अपनी पसंद की है ना। जब अपनी मर्ज़ी के मामलात होते हैं, जो मामलात उनके अपने इख्तियारात में हैं, एज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं इंतज़ामी हेड की बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर उनके पास बहुत से लामहदूद इख्तियारात हैं, माँ सिवाय अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत तो सिर्फ 184(3) है ना सर, या इंपॉर्टेंस के पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस हैं जिनको कमेटी ने डिसाइड करना। अब आप ही ने अभी जिक्र किया है अरशद शरीफ कत्ल केस का, उस पर मैं एक और सवाल पहले ऐड कर दूँ। कल आपने लिखा, एक ट्वीट किया जो काफ़ी वायरल गया कि अरशद शरीफ केस जो है वो अंदरूनी पॉलिटिक्स जो सुप्रीम कोर्ट की उसका शिकार हो गया। आपको ऐसा क्यों लगता है? नया बेंच तो बन गया है। सर देखें, नया बेंच
बन गया है, नया बेंच कब समाअत करेगा? छुट्टियों के बाद। और हमारे अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि छुट्टियों के बाद भी लग जाए तो उसमें कोई बईद नहीं है। अरशद शरीफ साहब के साथ तो जो होना था, जो उनके साथ नागहानी आफत उन पर गुजरी, उनको कत्ल किया गया, उनके ख़ानदान के ऊपर जो बुरा वक्त गुजरना था वो गुजर गया। तो अब अगर छुट्टियों के बाद भी मुकदमा लग जाए तो कोई इसमें बईद नहीं है। तो मैं ये यहाँ पर आई विल बैक टू डिफ़र कि भाई एक जानिब ख़ानदान वाले तमाम सहाफ़ी हज़रात ये मुतालबा करते हैं कि मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो, उसके ऊपर कमीशन बने। हामिद मीर साहब तक एक्टिव हुए इस केस में, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं इस मामले पर भी मुझे अपरेंटली नज़र आया कि उन्होंने सियासत पहली खेली। मैं पहले उनसे शुरू करूँगा ना। उन्होंने सर गुज़िश्ता हफ़्ते इस मुकदमे को अब्रप्टली समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया एक 3 रुकनी बेंच के सामने, जबकि उनको भी मालूम था कि माजी में ये मुकदमा 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनता रहा है। और अस खुद नोटिस इस पर जस्टिस बंदयाल ने लिया था, क्यों कर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये मामला 3 रुकनी कमेटी के सामने रखा और फिर डिसाइड किया कि इसके ऊपर 3 रुकनी बेंच बनना चाहिए। पहले तो उन्होंने, शायद बहुत से लोग ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को गंभीरता में डालने की कोशिश की है, जस्टिस नर्वस 90s का शिकार करने की कोशिश की। इसनाद मलिक साहब का ये इस पे बिल्कुल वो दुरुस्त बात कहते हैं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने भी ऑन दी अदर हैंड साबित किया है कि वो नर्वस 90s में ही है, मादरत के साथ। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने तो जो किया वो किया। कल जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने किया, मैं तो उसको भी कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। कल जैसा कि हमें मालूम हुआ है, जो हमें सोर्स ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के दौरान चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये प्रपोज़ किया कि जो 3 रुकनी बेंच गुज़श्ता हफ़्ते इस मुकदमे पर बैठ चुका है वही आगे भी इस पर समाअत करे और नेक्स्ट वीक यानी मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान ही इस पर समाअत करे। उस पर बताया जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अग्री किया। इवन जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी अग्री किया कि भाई मौसम गर्मा की तातीलात में इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए, मगर साथ ही उन्होंने ख़ुद को इस बेंच से अलग करने का भी कह दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। यानी जो बैठ के फैसला कर रहे हैं कि ये केस सुना जाना चाहिए, उन तीनों साहिबान में से एक भी तैयार नहीं है ये केस सुनने के लिए। ये बड़ी दिलचस्प और अजीब बात है। चीफ जस्टिस हैं, मतलब एक आज हैं, एक कल होंगे, एक परसों होंगे, और इसी वजह से वो नहीं सुन रहे। और उन्होंने पूरा बेंच वो बनाया है जो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे कभी भी, जिनके लिए मसला नहीं। वो उस जो जमाल साहब बाद में आयशा मलिक साहब, मगर जस्टिस आयशा मलिक जब चीफ जस्टिस बनेंगी, मेरा ख्याल है उस वक्त तक जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो लोग भी रिटायर हो चुके होंगे, तो तब शायद वो अपने फैसले पर अमल दरामद भी करवा सकेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं लोग के सोच समझ के ये बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नाम क्यों लाया गया है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इज़ द वन जिसके बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह कह चुके हैं गुज़िश्ता समाअत पर कि वो पहले वाले बेंच का हिस्सा थे जो जस्टिस बंदयाल उसको हेड कर रहे थे। जस्टिस जमाल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर आई गेस अब वही 2 जज बाकी हैं उस 5 रुकनी लार्जर बेंच के, और वो दोनों इस बेंच का भी हिस्सा हैं। तो एक तो रीज़न ये समझ में आती है कि चलें ठीक है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को आपने बेंच में शामिल कर दिया, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को, तो आपने ख़ुद को क्यों कर नहीं किया? और उससे कबल जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा क्यों कर ख़ुद को इस बेंच से अलग कर रहे हैं? एक जानिब वो सहाफ़ियों को हरासगी वाला जो मामला है उसको तो समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं और अपने सामने ही कर रहे हैं, और दूसरी जानिब फेडरल शरीयत अपीलेट बेंच भी उन्होंने तश्कील दे दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। एक तवील अरसे के बाद एक ऐसा लार्जर बेंच बना है जिसकी लोगों को काफ़ी हद तक इंतज़ार था। 1989 के केसेस सर उसमें समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं, मगर फिर जो ये मामला है इसके ऊपर आई डोंट नो कि क्यों कर हमारे जजेस साहिबान रिलक्टेंट हैं, गुरेज़ा हैं इस बेंच का हिस्सा बनने से। मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो जो मुकदमा आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर आलमोस्ट हो चुका था, अब वो तवालत का शिकार हो चुका है। और मैं फिर वही कहूँगा कि जजेस की आपसी जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो अंदरूनी सियासत है, उसकी नज़र हो गया है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इतना समझते थे कि इस मुकदमे को आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए, तो क्यों कर उन्होंने 3 रुकनी बेंच को आप नहीं किया? मैं समझता हूं कि पहले 5 रुकनी बेंच सुन चुका था, मगर सर ये कोई ऐसा मुकदमा तो है नहीं। फिर बंदयाल साहब दोबारा याद नहीं आ जाते कि उनके पास सिंगल पावर थी, उनका पूरा सो मोटो लेना, कसूर भी उन पे जाना था, क्रेडिट भी उन पे जाना था। उन्होंने अरशद शरीफ केस का सो मोटो लिया, बेंच में खुद बैठे, हेड किया। फिर वो बहुत पहुँची हुई हस्ती नहीं थे यार सर, पहुंची हुई हस्ती नहीं थे, वो अकॉर्डिंग टू बुक चल रहे थे ना, उनको पता था। और मज़े की बात यह है कि बंदयाल साहब जो थे ना,
शायद उनके भी जो ताल्लुकात आखिर में ख़राब हो गए थे वो यही मुकदमा था, और यही वजह उनको भी मालूम है जजेस साहिबान को, जो कि आज अपने सामने इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। हम तो ये समझते हैं कि ये मुकदमा वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड होना चाहिए, इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि मौसम गर्मा की तातीलात के बाद ये मुकदमा कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है। और एक चीज़ अच्छी है कि उस बेंच में अब जस्टिस अतर मिनल्ला भी होंगे, जस्टिस आयशा मलिक भी होंगी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी होंगे। लेकिन सर तब तक ये गैर मौसर हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ समाअत हो न हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो रही है और वहाँ पर विफाक से जवाब मांगा जा चुका है कि आप जुडिशल कमीशन बनाकर इसकी इंक्वायरी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो अब विफाकी हुकूमत का उससे पहले जवाब आ जाएगा, और वहाँ पर अगर केस पहले किसी डायरेक्शन में चला गया, जुडिशल कमीशन बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो गैर मौसर हो जाएगा, वक्ती तौर पर निपटा दिया जाएगा कि जी आप तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के खिलाफ कोई आया तो हम अपील सुन लेंगे। फ़िलहाल हम इसको निपटा रहे हैं, और ये रास्ता एक इस वक्त भी मौजूद था। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इससे रिक्यूज़ किया सीनियर जजेस तमाम, अगर उन्होंने ऐसा किया है कि जी हम इस बेंच में नहीं बैठेंगे, या बैठ जाना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चूँकि आने वाले चीफ जस्टिस हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें हमें टॉपिक बनाना चाहिए, तो उनको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं एक और मामले पर। वो मामला है जो अभी उनका फ़ैसला है, मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद का। अब उसका अमल दरामद रोकने के लिए हुकूमत एक कानून साजी कर रही है, और काफ़ी उसमें पेशरफ्त हो चुकी है। एक कानून बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बावजूद भी दूसरी पार्टी में जा चुका बंदा वापस नहीं आ सकता, यानी सुन्नी इत्तेहाद गुंज वाले PTI के नहीं बन सकते, और माजी से कानून का इतलाक भी होगा, यानी 12 जुलाई भी कवर हो जाएगा। अब फैसला ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है, और उनकी क़यादत में जो 8 जजेस हैं उनका है। जस्टिस मंसूर अली शाह नैब तरमीम केस में जो इख्तलाफ इन्होंने किया था, वो पता है किस बात पर किया था, और खिलाफी नोट भी लिखा था। वो इन्होंने यही लिखा था जी कि पार्लियामेंट के चूँकि नुमाइंदे वो इलेक्टेड होते हैं, वो कानून बना सकते हैं, अच्छा बनाएं या बुरा बनाएं, बदनीति से बनाएं या नेक नीति से बनाएं। अपोजिशन को उस कानून पे इख्तलाफात हैं तो कल वो आके उसको दोबारा चेंज कर दें। हम चूँकि इलेक्टेड 17 जजेस नहीं हैं, अब 19 हो गए, 2 सेलेक्ट भी हुए हैं ना तो ये 19 चूँकि अब उनकी नज़र में इलेक्टेड नहीं होते, अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, तो ये कानून को रद्द करने का इख्तियार नहीं रखते। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जबकि चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, और उनका एक हुक्म गैर मौसर किया जा रहा है कानून साजी के ज़रिए, और माजी का उनका ये नोट भी मौजूद है, ये ऑब्जर्वेशन भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब ये सिचुएशन उनके लिए एक नई अजीब नहीं पैदा हो गई कि अब वो इस कानून को इस बार एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, अपने पुराने नज़रिए पर कायम रहेंगे कि पार्लियामेंट नेक नीति से बनाए या बदनीति से बनाए, पार्लियामेंट का काम है, हम इलेक्टेड नहीं, हमें उसमें नहीं इंटरवीन करना चाहिए, या आप इंटरवीन करेंगे? सर इंटरवीन तो करेंगे, और मैं तो ये समझता हूँ कि 100% ये जो कानून अगर बनता है, कानूनी शक्ल इख्तियार करता है ये मुसवदा, तो ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और इसकी एक बुनियादी वजह है, मेरी मुख्तलिफ़ वकला से बात हुई है इस मामले के ऊपर, उनसे जब मैंने इस बारे में राय मांगी तो वो यही सब समझते हैं ओवरऑल कि जब एक कानून वाज़े हो जाए कि किसी एक पर्टिकुलर फ़ैसले को रिडंडेंट करने के लिए लाया गया है, तो वो इन इटसेल्फ एक खुद बहुत बड़ी रीज़न है उस कानून को स्ट्राइक। लेकिन वो हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, नोटिस हो जाएंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा ये हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है तो आप इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। आपको मालूम है नैब तरमीम वाला भी सुप्रीम को हाई कोर्ट में था, वहाँ से मंगवा लिया। इसीलिए इख्तलाफ किया था ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि वहाँ पे जब चल रहा है तो हम नहीं सुन सकते। इलेक्शन मैटर्स वाले केस में ये और जस्टिस अतर मिनल्ला उठे इसलिए थे कि हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा है, तो ये काफ़ी सारे रास्ते तो खुल जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि दोबारा एक लीगल बैटल स्टार्ट होगी ना, टाइम तो बाई कर लेंगे। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को दोबारा हुकूमत को दे दिया वो मखसूस नशिस्तें, तो जुडिशल पैकेज आ जाएगा। सर जो आपकी ये बात है ना कि उस फैसले, उस कानून साजी के असरात जो हैं वो तो हो जाएंगे, वो जो मकसद है वो मेरे ख्याल से मकसद ही हासिल करना है ना। जो पता तो गवर्नमेंट को भी आप ब्लंडर कर रहे हैं, आज़म तारड़ साहब को नहीं पता, अटॉर्नी जनरल साहब को नहीं पता। यहाँ पर एक बड़े सीनियर हुकूमती आप कह सकते हैं वकील हैं, बहुत बड़े ओहदेदार भी हैं, वो आए तो मैं यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट्स कर रहा था एक चैनल, अपने चैनल के लिए रिपोर्ट बना रहा था, तो मैंने उनसे कहा 2 मिनट मुझे देना, मैंने इसके ऊपर बात करनी है। तो अच्छा वो पहले तो तैयार हो गए, जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करना के बताया तो वो थोड़े से रिलक्टेंट थे। उन्होंने कहा कि बेहतर यह है कि अभी इसके ऊपर बात ना, बहुत मजबूरियाँ हैं सर, बहुत मजबूरियाँ हैं, लोग जो है ना इसको डिफेंड नहीं कर सकते, और वो जो सीजन्ड प्रैक्टिकल लॉयर्स हैं वो उनको मालूम है कि ये कानून टिक नहीं पाएगा। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हाई कोर्ट्स में इस मामले को लटकाया जा सकता है, और जब तक मामला इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, गेम डल चुकी होगी और उस वक्त तक रिव्यू भी डिसाइड हो जाएगा, और रिव्यू से बहुत सारी उम्मीदें बांध रखी हैं। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं, और मेरी अपनी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो कानून साजी का एक नया ड्रामा रचाया जा रहा है, इसकी एक बेसिक रीज़न ये भी है कि मजबूर किया जाए इन 8 जजेस को कि अपना अक्सरियती फ़ैसला जल्द अज जल्द जारी करें, ताकि उसके अगेंस्ट रिव्यू वो फाइल कर सकें, ताकि वो जो नताइज वो हासिल करना फिक्स हो सकें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने एक पुराना केस उठा के जस्टिस अतर मिनल्ला से इख्तलाफी नोट
पहला इख्तलाफी नोट जिसे मैं कह रहा हूँ कि जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है उसमें 2 जजेस का इख्तलाफी नोट एक पैराग्राफ से मुतलिक वो लिखा और उसमें कहा कि जजेस की जिम्मेदारी है कि वो कम अज़ कम 1 महीने के अंदर अंदर तफसीली फ़ैसला लिख दें, और ऐसा ना करना जो है ना बड़ी ज़्यादती है और इंसाफ के ख़िलाफ़ है। और उसका भी मेरा ख्याल है मोटिवेट करना मकसद था बाकी जजेस को कि यार एक फ़ैसला भी जल्दी लिखो मखसूस नशिस्तों वाला। क्या बहुत से लोग कह रहे हैं कारी साहब खुद को मोटिवेट करना भूल गए, नैब वाला फ़ैसला नहीं लिखा, वो भी आना है और वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अच्छा, मुझे उम्मीद थी कि आज आ जाएगा, क्योंकि मेरी इतलात ये थी कि 2 हफ्तों कबल जब चीफ जस्टिस काजी फायद इस 3 हफ्ते कबल बेंच में नहीं बैठे और चैम्बर वर्क कर रहे थे तो मुझे बताया गया था कि 2-3 फैसले हैं जिनमें एक ये भी है जो वो लिख रहे हैं। तो आज नहीं आया, हो सकता है नेक्स्ट वीक में ये फ़ैसला आ जाए, आना चाहिए। गो कि हमें मालूम है इस फैसले में क्या होगा और वो तो दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है, मगर बहुत सारी चीज़ें इसमें मज़ीद भी इम्पोर्टेंस रखती हैं। बिलखसूस जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के 2 नोट हैं बेसिकली, एक है इस फैसले के अंदर नैब तरमीम के अंदर और दूसरा नोट जो वो मोस्ट प्रोबेबली लिखेंगे मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले में। तो नैब में तो वो इख्तलाफ नहीं करेंगे, नैब इख्तलाफ नहीं, लेकिन इजाफी नोट, एडिशनल नोट उनका ज़रूर आएगा और उसमें वो तमाम बातें वो लिखेंगे जो उस रोज़ कमरा अदालत में भी उन्होंने कही थी। आपको याद होगा ही वॉज़ द ओनली वन जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इमरान खान साहब की जो अदालती कार्रवाई है इस केस की उसको बराह रास्त नशर किया जाए, और भी कई मामलात पर उनका इख्तिलाफ राय सामने आया था दौरान समात। तो मोस्ट प्रॉबली वो अपना जो माइंड है उसमें अप्लाई करेंगे, अपना जो नोट है उसमें लिखेंगे और वही नोट इसी तर्ज पर एक और जो बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है, आज नहीं मगर आइंदा आने वाले चंद सालों में इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत इवन हमारे मुख्तदर हलकों पर जिस तरह आज जस्टिस मदर आलम मियां खेल का नोट कोर्ट हो रहा है ना डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग में, गो कि उस वक्त का इख्तलाफी नोट है मगर आज देखें आप ख़बरों का वो एक जीनत बन चुका है। तो इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्ला के भी नोट को आप हल्के ना लें। जी बिल्कुल हल्के न लें। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। ये सिचुएशन थी जी आज तक की जो सामने अभी तक आई है। नैब तरमीम का फ़ैसला उम्मीद की जा सकती है कि जल्द आ जाएगा और वो आना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उससे फेट जुड़ा हुआ है उन मुकदमात का जिसका ताल्लुक बराह रास्त अवाम से है। उस पर मैं एक अलग से पूरी वीडियो करूँगा। काफ़ी सारा डाटा मैंने लिया है कि 2 साल में जब से ये तरमीम के नाम पर करप्शन केसेस पर कार्रवाई रोकी गई, बज़ाहिर तो सियासतदानों का नाम था लेकिन उसके पीछे क्या कहानी हुई और कैसे जेन्युइन जो केसेस हैं वो मुतासर हुए हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।